हाय फ्रेंड्स, हिंदी डिकोडेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, निबंध में भावना के साथ विचारों को पिरोना, एक साथ बांधना, फिर उनको बुनना या फिर उनका एक तरह से संकलन करना, ये सब जरूरी होता है। विषय प्रतिपादन में एक निष्ठ भाव से चिंतन के लिए तर्कपूर्ण क्षमता का होना अनिवार्य होता है। जैसे शुक्ल के विचारों में गहन गंभीरता, प्रौढ़ता, चिंतन आदि बुद्धि तत्व साहित्य का सामान्य तत्व है। विचारात्मक निबंध का भी कौशल इसी बात में है कि वे विचार सूत्रों के बीच बीच में अपनी व्यक्तिगत रुचियों, अरुचियों, भावनाओं और जीवन तथा जगत के प्रति अपनी रागात्मक प्रतिक्रियाओं को इस प्रकार व्यक्त करता चले जिससे पाठक का मन उदात्त भाव से, रस से आनंद ले और लेखक के व्यक्तित्व का पूर्ण आभास पा सके। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हम निबंध के विषय में काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। उसमें हमने विषय प्रधान और व्यक्ति प्रधान निबंधों के विषय में भी चर्चा की थी। आज के निबंधों में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के निबंधों में भाव पक्ष किस प्रकार दिखाई देता है। दोस्तों, हर निबंध में थोड़ी बहुत मात्रा में बौद्धिकता और सहृदयता आपको दोनों ही दिखाई देंगी, यानी कि मस्तिष्क विचार पक्ष और हृदय पक्ष यानी कि भाव का होना। बौद्धिकता का मतलब होता है मस्तिष्क पक्ष की प्रधानता और भावुकता यानी कि हृदय पक्ष की जब अधिकता होती है। तो दोस्तों, विचारात्मक निबंध विषय प्रधान और भावात्मक निबंध व्यक्ति प्रधान होते हैं। और विषय प्रधान निबंधों में जो कोई विषय पर लिखा जाता है उसका विवेचन क्रमबद्ध ढंग से होता है और विचारों की तर्क संगत श्रृंखला जब आप निबंध पढ़ना शुरू करते हैं और अंत तक वो आपको दिखाई देगी। और जो शब्द चयन है वो सजगता के साथ होते हैं और वाक्य कसे हुए मिलते हैं। और जब आप व्यक्ति प्रधान निबंध पढ़ते हैं तो विचार श्रृंखला आपको खंडित दिखाई देती है और आत्मपरक रुचि अरुचि के प्रसंग बीच में दिखाई देते हैं। शब्द सामान्य होते हैं, वाक्य छोटे होते हैं लेकिन भाव प्रधान होते हैं। अब हम जानते हैं शुक्ल जी के निबंधों में भाव पक्ष, उनमें भाव प्रधानता यानी कि बौद्धिक यात्रा के श्रम का परिहार उनके हर निबंध में देखने को मिलता है। उनके निबंधों में सामाजिक विषमता के प्रति भावात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप उनके हृदय की हमें विभिन्न अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जैसे भावुकता, शुद्धता, उत्साह, उल्लास आदि। जैसे राम के कर्म सौंदर्य में रसलीन स्थिति, प्रकृति और स्मृति में भावमग्न दशा, समाज के आडंबरों से शुद्ध होने की अवस्था, ये सब उनके भावमय हृदय को पाठकों के सामने उजागर करती है। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक विषमताओं के प्रति भी वो अपनी भावात्मक प्रतिक्रियाओं को घृणा के रूप में व्यक्त करते हैं। विषमता के कारणों पर वे क्षोभ मिश्रित घृणा और विषमता फैलाने वाले लोगों पर व्यंग मिश्रित घृणा दिखाते हैं, यानी कि वो हर तरह के अपने भाव जो अपने निबंधों में अपनी हर बात को भावों के द्वारा, चाहे वो घृणा का भाव हो चाहे किसी भी तरह का भाव हो, उसके द्वारा दिखाते हैं, भाव के द्वारा। लोभ और प्रीति निबंध है जो इनका, उसमें लोभियों के जीवन की असंगति और बुराई पर उन्होंने हास्य व्यंग किया है। इसमें उससे घृणा सी दिखाई है और लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। जो लोभी लोग होते हैं वो लोभ के बल से अपने काम और क्रोध को जीत लेते हैं। दोस्तों, उन्होंने अपने निबंध में मान अपमान सभी भावों को समान रूप से रखा है। धर्म पर उनकी फप्ती, नकली बाबुओं पर चुटकी आदि भी उनके भावात्मक प्रतिक्रियाओं का ही स्वरूप है। श्रद्धा भक्ति निबंध में उन्होंने पक्का संगीतज्ञ उनके कटाक्ष का विषय बना है, क्योंकि संगीत, उनका कहना है कि संगीत के दाव पेच सीख कर भी हठ योग, जो देख कर भी हठ योग याद आता है। और जब एक गायक आ करके विकल हृदय से गाता है तो उस समय बड़े बड़े धीरों का धैर्य छूट जाता है। दिन भर चुपचाप रहने वाले बड़े बड़े आलसियों का आसन डिग जाता है। यानी कि उनकी जो घृणा है वो वास्तव में विभत्स रस के अर्थ में नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की असंगति अथवा विसंगति के शोभ, दया, हास्य आदि रूप में उनके निबंधों में व्यक्त होती है। दोस्तों, शुक्ल जी का जो हृदय है वो जो असमानता है समाज में और असंगति है उससे चित्कार कर उठता है। तो दूसरी ओर वो जो प्रकृति के वो जो सुंदर रमणीक दृश्य साहित्य प्रसंगों में भावमग्न भी हो जाता है। उन्हें जहाँ भी अवसर मिलता है वो साहित्य भावात्मक प्रसंगों को उद्घाटित कर देते हैं। लोभ और प्रीति निबंध में आपको इसकी भरमार मिलेगी।
और उनके नवरस निबंधों में श्रृंगार, करुणा, प्रेम, लज्जा, लोभ, शोक आदि मनोभाव, आपको हर प्रकार के भाव उनके देखने को मिलेंगे। त्रिवेणी में सूर, तुलसी और जायसी की टिप्पणियों में उनके भाव सबलता को आसानी से देखा जा सकता है। और एक उनका निबंध था कविता क्या है। इसमें साहित्यिक उक्तियों को अपनाने के क्षेत्र में उन्होंने पोप की पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद किया है। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने कविता को नर क्षेत्र और समस्त चराचर जगत से जोड़ने वाले शुक्ल के प्रकृति प्रेम, उन्होंने प्रकृति को भी नर क्षेत्र से जोड़ दिया है और प्राकृतिक सानिध्य के ऐसे स्थलों पर उनकी जो बुद्धि है वो एक तरफ छूट जाती है और भावों का तीव्र आवेग उनके हृदय में उठ जाता है। कविता क्या है शीर्षक निबंध इस दृष्टि से उनका प्रशंसनीय है। दोस्तों, उनका कहना है कि इस विश्व की रसधारा में जो थोड़ी देर के लिए प्रकृति से प्रेरणा का कार्य शुक्ल जी करते हैं वो इतना अधिक है कि निबंध में भी उनकी स्वरचित पद्यात्मक पंक्तियों का लोभ दिखाई देता है। इतना उन्हें प्रकृति से प्रेम है, इसके अभाव में वो राष्ट्र प्रेम को संभव नहीं मानते। उनका कहना है कि जो प्रकृति से प्रेम करता है वही राष्ट्र से प्रेम कर सकता है। उनका इसमें इतना अधिक प्रेम है कि वो नरेतर क्षेत्र में भी इसकी भावुकता के खेमे में आ जाता है। जहाँ नर की बात होती है वो प्रकृति और नर को जोड़ देते हैं। शहरों में बसे ग्रामीणों का साथ पशु पक्षी नहीं छोड़ते। कबूतर हमारे छज्जे के नीचे सुख से सोते हैं, गौर हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं, बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है, चोरी से ले जाती है, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, हम जब इनके निबंधों को पढ़ते हैं तो स्पष्ट है कि उनके निबंधों में उनका कवि हृदय, उनकी भावुकता हमें दिखाई देती है। निबंध विधा में निबंधकार के व्यक्तित्व की छाप अंकित होती है। जब भी कोई निबंध पढ़ते हैं तो हमें लिखने वाले का व्यक्तित्व दिखाई देता है, उसके जीवन प्रसंग, घटनाओं और अनुभवों से निबंध में हमेशा भाव प्रधानता आ जाती है। लोभ प्रीति नामक निबंध में एक लखनवी दोस्त के साथ सांची जाने के प्रसंग में शुक्ल जी ने अपना प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और बाबुओं पर व्यंग आदि कई भावों को व्यक्त किया है। जैसे कि वो कहते हैं कि यह स्तूप एक बहुत सुंदर छोटी सी पहाड़ी के ऊपर है, नीचे एक छोटा सा जंगल है जिसमें महुए के बहुत पेड़ है। बसंत का समय था, महुए चारों ओर टपक रहे थे और उनके मुंह से निकलता है कि महुओं की कैसी मीठी महक आ रही है। और उसी समय उन्हें लखनवी महाशय रोक कर कहते हैं कि यहाँ महुए का नाम ना लीजिए, क्योंकि जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं वो हमें देहाती समझेंगे। दोस्तों, मनोभावों या मनोविकारों विषयक निबंधों में भी विषय के स्पष्टीकरण हेतु शुक्ल जी दैनिक जीवन के अनुभवों का सहारा लेते हैं और उसे स्पष्ट करते हैं। क्रोध शीर्षक उनका जो निबंध है उसमें वो प्रतिकार, बदला, क्रोध जैसे सूक्ष्म अंतरों को स्पष्ट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं। कैसा उदाहरण देते हैं कि दो परिचित आदमी रेल पर जा रहे थे और इनमें से एक को अगले ही स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते किसी बात पर एक ने दूसरे को तमाचा लगा दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला होगा या प्रतिकार होगा? क्या कहेंगे, इसको बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी का भाव में हृदय गंभीर निबंधों में भी सरसता और रोचकता प्रदान करता है। सारांश में इनके सभी निबंधों में उनका भाव पक्ष प्रबल है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों में भाव पक्ष के विषय में जाना। अगले अध्याय में हम इनके बुद्धि तत्व को, उनके निबंधों में बुद्धि तत्व किस हद तक समाहित है, इस पर चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।